पूरे इलाके के। ऑलराइट, सो लेट्स सी फर्स्ट, ये चोला चेरास पांड्या से बेसिकली होते कहाँ थे। ये देखो साउथ इंडिया का मैप है, ये दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, वेरी गुड। तो साउथ इंडिया में ये पूरा इलाका जो था वो चोलास का था, ठीक है। और ये है बे ऑफ बंगाल और उसके पास का इलाका। इस पूरे कॉस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कॉस्ट। तो कोरोमंडल कॉस्ट से लग करके ये चोलास का एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। इन्होंने तो इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था कि ये 10वीं शताब्दी तक आते आते 9वीं 10वीं शताब्दी में इन्होंने इस पूरे श्रीलंका तक पे कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो श्रीलंका में जाकर के अनुराधापुर जो जिसको हम कहते हैं, यहाँ की राजधानी हुआ करती थी सिलोन की, श्रीलंका की, वहां पर जाकर के अपना इन्होंने राज्य स्थापित किया था। दूसरा चेराज। चेराज भी बहुत बड़े राजा थे, बहुत ताकतवर थे और बहुत बड़े व्यापारिक राजा थे, मतलब इनके यहाँ बहुत व्यापार होता था। ये वाला जो कॉस्ट है, मालाबार कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, ध्यान रखना, ये ईस्ट वाला कॉस्ट कोरोमंडल, वेस्ट वाला मालाबार। तो मालाबार कॉस्ट पे ये जो चेराज एम्पायर है वो बहुत बड़ा और बहुत प्रतापी एम्पायर हुआ करता था। इसमें कर्नाटका का रीजन आता था, केरला का रीजन आता था, ये सारे रीजन इसमें आते थे। और फिर ये साउथ वाला जो एकदम पार्ट है, मेन साउथ वाला पार्ट है, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये साउथ हुआ। तो साउथ का पार्ट में पांड्यास का रोल था, इनकी राजधानी मदुरई हुआ करती थी। मदुरई भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और यहाँ के राजा भी बहुत प्रतापी और बहुत बड़े राजा हुए हैं। और खास करके देखा जाए तो ये राजा बहुत सारे मंदिरों को बनवाने में यकीन रखते थे। साउथ इंडिया के जो मंदिर की स्टाइल है वो पांड्यों के द्वारा शुरू किए गए। और सबसे अधिक विश्वसनीय साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है, जिसको हम संगम लिटरेचर कहते हैं, जो सेकेंड थर्ड सेंचुरी का है, वो पांड्यों के रूल में ही हुआ। मतलब पांड्य राजा वो बहुत प्रशंसक हुआ करते थे कवियों के, और कवियों का एक सम्मेलन आयोजित करते थे वार्षिक, जिसमें बहुत सारे कवि इकट्ठा होते थे, अपनी अपनी रचनाएं लिखते थे। इस कवि सम्मेलन को, कवियों के इस सम्मेलन को कहा जाता था संगम। संगम माने इकट्ठा होना, ठीक है। और इस संगम में जो लिटरेचर पैदा हुआ उसको हम कहते हैं संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है ना। तो ये चोलास, चेरास और पांड्यास का ये रूल रहा है। अलग अलग समय में अगर हम देखेंगे तो इस रूल में थोड़े थोड़े बदलाव आते गए। इनके एम्पायर एक दूसरे के साथ कभी मिलते थे, कभी पांड्यों ने थोड़ा सा चोलास पे कब्जा कर लिया, कभी चेरास पे कर लिया, कभी चोल ताकतवर हुए तो उन्होंने घसीट करके पांड्यों को इतनी दूर में सीमित कर दिया। तो ये बराबर होते रहे। तो एग्जैक्टली लेकिन ये तीनों राज्य बहुत बड़े राज्य थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे साउथ इंडिया के दृष्टिकोण से। इनमें पांड्यों का जो मुख्य रोल है वो लिटरेचर और टेम्पल से है। मतलब टेम्पल बनाना और लिटरेचर लिखवाना, ये दो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो पांड्य रूलर्स ने दी हैं साउथ इंडिया में। चोलों का जहां तक सवाल है, चोलों ने मंदिर बनवाए हैं, मंदिरों में चोलों का भी बड़ा योगदान रहा है। कम से कम राज और राजेंद्र चोल ये तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, बहुत फेमस मंदिर है। और दूसरी चीज, व्यापार में इन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने लिटरेचर पे उतना काम नहीं किया लेकिन व्यापार पे काम किया है। चेराज चेराज सिर्फ व्यापार पे काम किए हैं और थोड़े बहुत मंदिर वगैरह वो तो खैर सभी बनवाते थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा काम चेराज का नहीं है और चेराज बहुत जल्द खत्म भी हो गया। पांड्य थोड़े उनसे ज्यादा ताकतवर हुए और चोल तो खैर सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए। और उन्होंने एक व्यवस्था, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी चोलों ने बहुत सुंदर करी थी। चोलों के गांव होते थे और गांव, कई सारे गांवों को इकट्ठा करके वो बना देते थे नाडु। नाडु माने जिला, ठीक है। और तमिल रीजन में जितने जिले थे उन सबको इकट्ठा करके आज हम कहते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु जो शब्द आया है वो इसी से बना हुआ है। ये पूरा रीजन चोलों का रीजन हुआ करता था। नाडु उन्होंने ही शुरू किया था, जिसे जनपद कहते हैं। तो आइए अब फटाफट हम लोग थोड़ा सा और लोगों के बारे में जान ले। जैसे सातवाहन हमने पढ़ा था, शक हमने पढ़ा था, कुषाण हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। शक और कुषाण ये हम दोबारा से पढ़ते हुए चलते हैं। शकों के बारे में समझते हैं। शक को शक या शक सीथियन कहा जाता था। ये
बैक्ट्रिया पे अटैक करते हैं, पार्थिया पे अटैक करते हैं, और वहां पर इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। ये इलाके पहले ग्रीक्स के थे, यहाँ यूनानी थे, यूनानियों के बाद यहाँ पर ये शक या सीथियन आते हैं, ठीक है। और ग्रीक्स की ही तरह, जैसे ग्रीक जो है वो पूरा वेस्ट से होते हुए इंडिया तक आए थे, बिल्कुल वही रास्ता इन्होंने भी अपनाया और धीरे धीरे ये भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक घुस आए। यहां पर आकर के शकों ने अपना राज्य कायम किया, और शक जहां पे रहते थे वो अपने राज्य को स्ट्रेपी कहते थे। स्ट्रेपी यूनानी भाषा में था, इसको हिंदी में हमारे यहाँ क्षत्रप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जहां पर राज्य करते थे वो क्षत्रप हुआ करता था, तो इन्हें शक क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप से ही आगे चल करके एक शब्द निकला है क्षत्रपति, शिवाजी वगैरह। तो ये जिस इलाके में शासन ये इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी, उन्होंने ही क्षत्रप शब्द शुरू किया था, और आगे चल करके ये क्षत्र जो है छत्रपति और इस तरह के शब्द बने। इससे ये शकों की देन है। इनका रूल वेस्टर्न क्षत्रप के रूप में या महाराष्ट्र के रीजन में ये अपना शासन स्थापित करते थे। और आप आगे चल करके जानते हो कि जो है शिवाजी भी अगर छत्रपति थे तो महाराष्ट्र में ही थे। इस तरीके से क्षत्रप से ही आगे छत्रपति शब्द बना हुआ है, इसका ध्यान रखना। और ये शक रूलर ही क्षत्रप होते थे। इनका शासन 1st सेंचुरी बीसी से शुरू होता है। पहला राजा इनका मियोज को माना जाता है, उसके बाद उनका लड़का एजिस हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि एजिस फर्स्ट ही वो व्यक्ति था जिसने विक्रम संवत की शुरुआत करी। अब यहाँ दो कहानियां मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं एजिस फर्स्ट जो है विक्रम संवत को शुरू करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये शक रूलर्स जो है उज्जैन तक बढ़ आए थे, और फिर उज्जैन के जो राजा उस दौर में होते थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हराने के जो है उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया कैलेंडर चलाया था जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं। आज भी हिंदुओं में सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य माने जाते हैं, और सबसे विद्वान माने जाते हैं। उज्जैन के राजा हुआ करते थे मध्य प्रदेश वाले रीजन में, और सबसे जो है क्या कहते हैं कि इनको ही ये विक्रमी संवत स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जितने बड़े विद्वान और वैकरणाचार्य थे वो सब विक्रमादित्य के जमाने में थे। विक्रमादित्य के टाइम में हिंदू कल्चर बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। विक्रमादित्य के जमाने में संस्कृत आम भाषा बन चुकी थी। लोग जो है इसी भाषा में बात करते थे, संस्कृत। हर एक आदमी, यहाँ तक कि जो जंगल में रहने वाले कोल भिल इस तरह की जातियां थी वो भी संस्कृत बोलती थी। तो शिक्षा के मामले में, समृद्धि के मामले में, शांति के मामले में वो गोल्डन पीरियड था 1st सेंचुरी बीसी उज्जैन में जो राजा हुआ करते थे। और इसके जिक्र भी कई जगहों पर आते हैं। शक रूलर्स आगे चल करके जो इनकी दो शाखाएं थी, एक नॉर्थ में तक्षशिला में बसे हुए थे, और दूसरे आकर के इधर गुजरात महाराष्ट्र इस रीजन में बसे थे। तो जो गुजरात और महाराष्ट्र में शक थे वो तो पावरफुल थे, वो काफी दिनों तक शासन किए हिंदुस्तान में। लेकिन तक्षशिला वाले बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा उधर सेंट्रल एशिया से हमले होते रहते थे। तो सेंट्रल एशिया से एक नई जाति आई पार्थियंस, तो उन्होंने शकों को हरा करके अपना राज्य बना लिया। तो तक्षशिला वाले तो उजड़ गए, लेकिन इधर गुजरात वाले महाराष्ट्र वाले ये बचे रहे। धीरे धीरे करके इन्होंने हिंदू समाज में ही विवाह कर लिए, हिंदू समाज के ही तमाम विधियों और रीतियों को अपना लिया, और हिंदुस्तान में ही मिल गए। इसी वजह से कभी कभी कहा जाता है ना कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जिसको कहते हैं, उसमें एसिमिलेशन की बड़ी पावर है। हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए और आज ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ताकत में हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं रहे हों, लेकिन उनकी संस्कृति हमसे कमजोर थी, उनके धर्म हमसे कम ऑर्गेनाइज्ड थे। और यही कारण है कि उन्होंने हिंदुओं के, भारतीयों के धर्म और संस्कृति को अपना लिया, और थोड़े दिनों में हमारे यहाँ वो आत्मसात हो गए, मिल गए, खत्म हो गए, डिसॉल्व हो गए, ऐसे बस हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सभी हिंदू बन गए थे। जी जी।
एक मुस्लिम कम्युनिटी थी जो शायद बहुत रिलीजियसली ऑर्गेनाइज्ड होकर के आई थी और अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना के रखी है। अगर थोड़ी सी कम ऑर्गेनाइज्ड होती तो ये भी बदल गई होती। दूसरी बड़ी बात ये ना कि इनको बदलने दिया भी नहीं गया। नहीं, हिंदुस्तान में तो ये चेंज हो भी रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि ये रिलीजियसली बहुत यूनाइटेड थे और ये मक्का और मदीना से ही गवर्न हुआ करते थे, इनका खलीफा होता था जो कि इनको गवर्न करता था, तो इस वजह से, और इनकी जनसंख्या वो काफी हो चुकी थी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, इस पूरे इलाके में, और इस वजह से इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट वर्चस्व बना रखा था। और फिर आगे चल करके आप जान ही रहे हो कि ये दूसरे नंबर की पॉपुलेशन हो गई क्रिश्चियंस के बाद, तो इस वजह से भी ये काफी यूनिफाइड हो गए और इंडिपेंडेंट रह गए। लेकिन हिंदुस्तान में जब मुस्लिम्स आए तो वो काफी हद तक हिंदू कल्चर में ढल गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं ढले थे। आप अकबर का देखो, अकबर ने तमाम जो है राजपूत खानदानों में विवाह किया, होली दिवाली तक मनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे मुस्लिम्स आज भी हैं जो इन सारे त्योहारों को मनाते हैं। तो हिंदुस्तान में तो वो इंटरमिक्सचर ऑफ कल्चर हो चुका है। केरला में आपको बता दें, केरला में बड़े सारे मुसलमान हैं, और केरला में जो है ये इस्लामिक लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं, मोहम्मद साहब के टाइम से आ रहे हैं। अरेबियंस तो मोहम्मद साहब के पहले से आते थे, लेकिन तब वो इस्लामिक नहीं थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। मोहम्मद साहब के रहते दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं बनी थी, इवन मक्का तक में मस्जिद नहीं बनी थी, तब हिंदुस्तान में मस्जिद बन गई थी। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम्स तो इंडिया में तब से आने लगे थे, व्यापार के टाइम में, जब मोहम्मद साहब को मक्का से भगाया गया था 622 ईस्वी में हिजरी हुआ था, और वो मदीना में जाकर के अपना धर्म ऑर्गेनाइज करते थे। सेम टाइम में बहुत सारे व्यापारी जो अरेबिया से आते थे, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति इस्लामिक तौर तरीकों पे शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो केरला में तो सबसे पहले मुसलमान आए। लेकिन केरला वाले मुसलमान और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों में फर्क था। केरला में जो आए थे वो व्यापार करने आए थे, और जो सिंध और पाकिस्तान से होकर के आए थे वो अधिकार करने आए थे, वो शासन करने आए थे, वो आक्रांता थे। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो ताकत में भले ज्यादा रहे हों ये, या इसके पहले यूनानी थे, बैक्ट्रियंस थे, शक थे, हूण थे, कुषाण थे, पार्थियन थे, सीथियन थे, ये सारे लोग बाहर से आए, इन्होंने अटैक किया, हिंदुस्तान पे शासन किया, लेकिन फिर यहीं पे उन्होंने विवाह किया, यहीं के धर्म को अपनाया, यहीं के कल्चर को सीखा और यहीं बन गए। क्योंकि ये राजा थे, ये राज्य करते थे, फिर इनके पुत्रों ने, इनके संततियों ने राज करना शुरू कर दिया। तो और ये ब्राह्मण धर्म को अपना लिए थे, हिंदुइज्म में ये कन्वर्ट हुए थे। ये थे एक्चुअली नहीं, थे तो विदेशी, थे तो ताकतवर, थे तो जो है शासक। अब जब ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए तो इन्हें नाम क्या दिया जाए, ये एक बड़ी चीज आई। तो हिंदू ऋषियों ने, मनीषियों ने, ब्राह्मण समाज ने इनको नया नाम दिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान में विदेश से आए हुए थे और यहाँ राजा बन गए, और फिर उनके पुत्र पुत्री यहीं पर हो गए, उन्होंने राज्य संभाल लिया। तो ये राजा के पुत्र थे, इस वजह से इन्हें राजपुत्र या राजपूत कहा जाने लगा। और इन्होंने अपने वो इलाके जहां पर इनका अपना शासन चलता था, वो पूरा इलाका राजपुताना के नाम से जाना गया। आगे चल करके वो राजपुताना यानी राजपूतों का स्थान, यानी राजस्थान, ठीक है, वो राजस्थान बना। तो ये राजस्थान और उसके इलाकों में जितने भी ये राजपूत रहे हैं वो सारे के सारे एडॉप्टेड राजपूत हैं। फिर ये बहुत दूर तक फैले, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत जगहों तक आए। इनमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर राजपूतों का विकास हुआ, और ये सब क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिए गए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि विक्रमी इरा की शुरुआत वहीं से मानी जाती है कि एजिस को जब हराया था विक्रमादित्य ने, तब से ये शुरू होता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण राजा था। राजा विक्रमादित्य के बारे में एक कहानी भी आती है, शायद दंडी ने लिखी है या भारवी ने, किसी ने लिखी है। तो उसमें कहानी ये आती है कि एक बार विक्रमादित्य जी जो है वो जंगल में ऐसे टहलते रहते हैं, प्रजा का हाल चाल जानने के लिए थोड़ा सा जो है वेश अपना सामान्य नागरिक जैसा बना लेते हैं। वो ऐसे डिस्गाइज होकर के घूमते हैं समाज में, ताकि वो जान सके
कि लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो एक लकड़हारा लकड़ी काट करके अपने सर पे लेकर के जा रहा था, तो वो ऐसे उससे पूछ लेते हैं कि किम तुम भारम बाधते, कि क्या तुम्हें ये भार जो लेके जा रहे हो इससे तुम्हें कष्ट हो रहा है। लकड़हारा जवाब देता है, वो पहचान जाता है, तो कहता है कि भारम न बाधते राजा यथा बाधते बाधते, कि भार मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आपके मुंह से निकला हुआ ये बाधते शब्द है। क्यों? क्योंकि बाधते आपने गलत बोला है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये संस्कृत में गलत शब्द है, ये आत्मनेपदी चलती है, इसमें बाधेते होना चाहिए, तो आपने स्पेलिंग इसकी गलत बोली है, ये मुझे ज्यादा कष्ट दे रहा है कि आप राजा होकर के गलत संस्कृत बोल रहे हो। इस एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि उस दौर में सामान्य नागरिक भी बहुत पढ़ा लिखा होता था, उसे व्याकरण का अच्छा जानकारी होती थी। तो विक्रमादित्य का समय ऐसे ही नहीं कहा जाता, विक्रमादित्य के ही समय में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, जो विदेशी आक्रांता थे वो सिमट गए थे। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले अयोध्या में वो राम मंदिर बनवाया था, जो जो आज फिर कुछ वर्ष पहले, मतलब कुछ समय पहले शुरू हुआ, अन्यथा विवादों के घेरे में था। खैर, ये सारी जो चीजें हैं वो विक्रमादित्य के समय से थी। हालांकि ये अलग बात है कि विक्रमादित्य भी कई हुए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो विक्रमादित्य खष्ट हुए हैं, और भी कई सारे हुए हैं, और कई लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है। जैसे कि गुप्त वंश के लोग जो थे वो विक्रमादित्य को ही अपना आदर्श मानते थे, तो जो दूसरा वाला चंद्रगुप्त था वो अपने आप को लिखता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कुषाणों के बारे में थोड़ा समझ लें। कुषाण जो है वो एक यूची ट्राइब के हुआ करते थे, ये भी सेंट्रल एशिया से आए थे, इनका होमलैंड सेंट्रल एशिया था। ये सबसे पहले बैक्ट्रिया में आए और वहां से शकों को उखाड़ फेंका। क्यों ये भगे थे? यूची जाति के लोग थे, वो कबीलियाई लोग थे, बहुत ही मतलब एक तो संघर्षशील थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो वैसे ही थे, खाना बदोश और लड़ाकू, ताकतवर। इनकी जनसंख्या बढ़ गई थी तो इन्हें नए जगहों की तलाश थी। इस नए जगह की तलाश में ये बिखरे, इनकी कुल 5 जातियां जो है हुई, और उसमें से ज्यादातर चाइना चली गई। ठीक है, ये यूची जाति वाले सब चाइना वाले हैं, और उनमें से ही एक जाति जो है वो चाइना से भाग करके वो हिंदुस्तान आती है, और यहाँ पे बैक्ट्रियंस को पहले हटाती है, शक को हटाती है, फिर वो काबुल वैली में अपना कब्जा जमाते हैं, फिर वो गांधार आते हैं, और गांधार में आकर के अपना राज्य स्टैब्लिश करते हैं। इनका जो फाउंडर था उसका नाम था कुजुल कैडफिसिस, जिसे हम कैडफिसिस फर्स्ट कहते हैं, पहला कैडफिसिस, ये इसका सबसे पहला राजा था। उसके बाद उसने काबुल वैली में ही अपना शासन स्थापित किया, वहां पे सिक्के अपने जारी किए। फिर उसका लड़का हुआ विम कटफिसिस, जिसे हम कटफिसिस सेकंड कहते हैं। इसने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जीत लिया और मथुरा तक अपना शासन ले आया, और 2 राजधानी बना ली, एक पेशावर में, दूसरा मथुरा में कर लिया। और इसको हाई साउंडिंग टाइटल रखने का अपना मतलब मन था, उसने बहुत हाई साउंडिंग टाइटल रखा अपना, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, संसार विजयी पूरा, लॉर्ड शिवा का ये भक्त हो गया यहाँ पे आके। अभी देखो ये कहाँ की जाति है? सेंट्रल एशिया, जहां शिवा के बारे में कुछ कोई जानता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तानी कल्चर को इसने अडॉप्ट करना शुरू किया। अगर वो नहीं सीखता तो शायद यहाँ के लोग उसको अपना राजा मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसने धीरे धीरे कन्वर्ट कर लिया अपने आप को और शिव भक्त हो गया। फिर उसके बाद उसका लड़का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है कनिष्क, 78 एडी में इसका शासन होता है। कनिष्क को किस लिए हम जानते हैं? कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होता है कुषाण डायनेस्टी का, और इसने एक नया एरा शुरू किया, शक एरा। अब देखो ये कुषाण होकर के शक एरा शुरू कर रहा है, और एजेस शक होकर के विक्रमी एरा शुरू कर रहा है। सो वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दैट, बट स्टिल दिस इज द फैक्ट कि विक्रमी संवत की शुरुआत वो लगभग 55-56 बीसीई में होती है, और शक संवत की शुरुआत 78 एडी में होती है। और इन दोनों के बीच में जो है वो है ईसवी संवत, जो 0 से शुरू होती है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 2021 चल रहा है अभी, तो ये 2021 जो चल रहा है वो ईसवी है,
अगर हमें कहना होगा शक संवत क्या चल रहा है, तो ईस्वी में से 78 आप घटा लो, क्योंकि 78 साल बाद शुरू हुआ था, 78 में उसका पहला आया था, तो जाहिर सी बात है आप 78 घटा लोगे तो जितना बचेगा वो शकीरा होगा। और विक्रमी संवत कब शुरू हुआ था? 56 बीसीई में, मतलब इस कैलेंडर से भी 56 साल पहले। तो 2021 में 56 जोड़ दो, विक्रमी संवत निकल आएगा। तो विक्रमी संवत के लिए हमें 56 जोड़ना है और शक संवत के लिए 78 घटाना है। ये क्लियर हुआ? कभी आपसे पूछा जाइए, पूछा भी जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ना इसका, कि शक संवत किसने शुरू किया था, तो आप ध्यान रखना कनिष्क का नाम लिखना है। वो बहुत बड़ा कांकरर था, बहुत ही बड़े इलाके पे इसने कब्जा किया हुआ था, ये बनारस तक के इलाके पे कब्जा कर डाला था। और दूसरी बात, रिलीजन और आर्ट का बहुत बड़ा पैटर्न था, मतलब इसका संरक्षक था। इसके समय में जो है इसने मगध तक अपना एम्पायर फैला लिया, पाटलिपुत्र तक पहुंच गया, बोध गया तक पहुंच गया। इसके दरबार में जो है वो बड़े सारे महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, सुघोष वगैरह। और कनिष्क ने जो है कश्मीर तक वो पहुंच गया था, मतलब कश्मीर को भी अपने कब्जे में लिया। अच्छा, कश्मीर की कहानी आपको बता दें, कश्मीर जो है वो वहां पर एक बहुत खूबसूरत शहर है जिसको हम कहते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी। तो इसका मतलब अशोक के टाइम में तो ये सारे इलाके पाटलिपुत्र में आते थे, मगध के साम्राज्य में आते थे। लेकिन कनिष्क जो है वो मथुरा में अपनी राजधानी रखा, और उसके बाद उसने मगध पे भी कब्जा किया और कश्मीर पे भी कब्जा किया। इसका मतलब है पूरा नॉर्थ इंडिया उसके कब्जे में आ चुका था। और ये इसके बारे में कल्हड़ जो कि जो है 13वीं शताब्दी के एक कवि थे, एक इतिहासकार थे, और हिंदुस्तान के पहले इतिहासकार माने जाते हैं कल्हड़, जो कश्मीर का इतिहास लिखते हैं, उन्होंने कनिष्क के बारे में लिखा है। कनिष्क जो है कुछ एक चाइनीज आक्रांताओं से भी लड़ा था, और गांधार से लेकर के बनारस तक इसका राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और कश्मीर से लेकर के मालवा तक फैला हुआ था साउथ में। सो हिज कैपिटल वाज पुरुषपुर, पेशावर जिसे हम कहते हैं। पेशावर का पहले नाम पुरुषपुर हुआ करता था, जब पाकिस्तान में चला गया तो उन्होंने पेशावर कर लिया इसे। इसकी एक राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी, क्योंकि कनिष्क की जो मूर्ति मिली है वो मथुरा से मिली है। कनिष्क जो है वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है आगे चल करके, लेकिन साथ साथ उसने ग्रीक और हिंदू गॉड और गॉडेस को भी पूरा सम्मान देना जारी रखा। कनिष्क के ही समय में गांधार कला का विकास हुआ, ठीक है। अब आप सोचो कि ये गांधार कला क्या है, जो गांधार से आती है, यूनानी कला है, उसका विकास हुआ। तो गांधार और उसके बाद मथुरा। हिंदुस्तान में 3 तरह के आर्ट फॉर्म चलते हैं जो है मूर्तियों को बनाने के। एक है गांधार कला, दूसरा है मथुरा कला, तीसरा है अमरावती कला, ठीक है। तो गांधार कला जो है वो विदेशी है, यूनानी है। उसमें मूर्तियां बनाई जाती हैं ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, बहुत प्लेन मूर्तियां ह्यूमन फॉर्म में बनती हैं। मथुरा कला क्या है, उसमें भी गांधार का ही मिक्सचर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहली बात तो वो रेड स्टोन पे बनाते हैं, और दूसरा फर्क ये कर देते हैं कि वो थोड़ी सी ज्यादा अलंकृत होती हैं। उसमें जो है वो हिंदुस्तानी चीज है ना, सजा वजा थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ना हो करके आर्टिस्टिक हो जाता है। गांधार कला बहुत रियलिस्टिक है, यूनानी एकदम रियल चीज बनाते हैं, वो कुछ भी उसमें फालतू चीज नहीं ऐड करेंगे। लेकिन मथुरा कला काफी रियलिस्टिक होने के साथ साथ आर्टिस्टिक हो जाती है। और जो अमरावती कला है उसमें क्या करते हैं, पहली बात तो वो आर्टिस्टिक ही ज्यादा होती है, उसमें रियल कम हो जाता है, उसमें माइथोलॉजी वगैरह घुस जाती है थोड़ी सी। तो ये चीज हो जाता है। ये इधर आंध्र प्रदेश के रीजन में बहुत विकसित हुई थी। ये टोटल इंडिजिनियस जो है कला है। हम इन तीनों का एग्जांपल भी देकर के आगे की क्लासेस में दिखाएंगे। बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे वसुमित्र और अश्वघोष, जो कि इन्हीं के टाइम में रहा करते थे। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और चौथी और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। कनिष्क के टाइम तक बुद्धिज्म सिर्फ एक ही था, लेकिन बुद्धिस्ट काउंसिल अंतिम वाली वो कश्मीर में होती है, कश्मीर में कराया जाता है, और इसको कराने वाले व्यक्ति का नाम था कनिष्क, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष साहब थे।
इस काउंसिल में ही हीनयान और महायान का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद सामूहिक सम्मेलन एक भी नहीं होता, यानी ये अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। पहली वाली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने करवाई थी बुद्ध के मरने के तुरंत बाद। दूसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कालाशोक ने करवाई थी। तीसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई थी, और चौथी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी। यही 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं। तो चलिए, हाँ बताओ। सर बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? सम्मेलन है, बौद्ध धर्म के लोगों का सम्मेलन होता है, जो आकर के अपने अपने विचार रखते हैं कि बुद्धिज्म में ये नया नियम आना चाहिए, नया ये पुराना हटाना चाहिए। तो ये जो आप बुद्ध के ग्रंथों को देखा पढ़ा होगा, त्रिपिटक होते हैं, निकाय होते हैं, तो ये सारी चीजों की रचना इसी काउंसिल्स में होती है। ठीक है, और चौथे में फिर आते आते बुद्ध धर्म के 2 पार्ट हो गए। कुछ लोगों ने बुद्ध को एज अ टीचर मानना शुरू किया, कुछ लोगों ने बुद्ध को एज अ भगवान मानना शुरू किया। तो जो भगवान मानने लगे वो उनकी मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, चढ़ावा चढ़ाना, पूजा करना, ये सब शुरू कर दिया। बाकी लोग इससे नाराज थे कि नहीं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत बात है, ये तो तुम हिंदुइज्म टाइप का कर ले रहे हो, वो टीचर हैं, उनकी बातों को मानो, दैट्स एनफ। तो जो उनको एज अ टीचर मानते हैं वो हीनयान वाले हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। जो उन्हें भगवान मानते हैं, उनका पूजा करते हैं, वो महायान वाले हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अभी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक हियर ओनली, बिकॉज you have to attend the next class also. So that's good. We'll continue post-Mauryan notion of kingship after that. Thank you so much for today's class.